हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में। तो देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सस के सारे ब्रांचेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और जो इसका 5 मेन ब्रांचेस होता है, मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और मीडियन नर्व, ये 5 इसके जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने सेपरेटली भी बात कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर किसी भी तरह का इंजरी हो जाए तो आपको किन किन इंजरी आपको देखने को मिल सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 इंजरी के बारे में पढ़ेंगे: अर्ब्स पाल्सी, क्लम्प्स पाल्सी, ब्रेकियल न्यूराइटिस और रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन। ठीक है, चलिए सबसे पहला है आपका अर्ब्स पाल्सी। अब ये कहाँ का लीजन है? ठीक है, तो ये बेसिकली 5th सर्वाइकल रूट के लीजन के कारण ये डेवलप होता है। ठीक है, इट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ बर्थ इंजुरी ड्यू टू ट्रैक्शन बिटवीन द चाइल्ड हेड एंड शोल्डर। ऑफ्टन द फोर्स मे बी एक्सेसिव इनफ टू इन्वॉल्व द रूट बिलो, दैट इज C6। तो ये एक तरह का बर्थ इंजुरी ही होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू द ट्रैक्शन बिटवीन द चाइल्ड्स हेड एंड शोल्डर। और कभी कभी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से 5th सर्वाइकल रूट के नीचे वाला जो रूट है जो कि C6 है, कभी कभी उसका भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ 5th सर्वाइकल रूट में ही अगर इंजुरी हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वीकनेस या फिर लॉस ऑफ शोल्डर एबडक्शन एंड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, एल्बो फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? डेल्टॉइड, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, ये सब सारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स में आ गए। और बाइसेप्स और ब्रेकियलिस ये एल्बो में आ गए, और सुपाइनेटर्स मसल्स आ गए, वो हो गए फोरआर्म में। ठीक है, चलिए नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 6th सर्वाइकल रूट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन। अब 6th सर्वाइकल रूट का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको देखने को मिलेगा रिस्ट का जो एक्सटेंशन है वो नहीं होगा, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। तो ये 2 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका है इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ द पुलिसमैन्स टिप डिफॉर्मिटी। आई एम सो सॉरी, इसका मैं डायग्राम इसमें ऐड नहीं कर पाया। आप एक बार गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हैंड जो होता है शोल्डर अडक्ट होकर के एक्सटर्नली रोटेटेड हो जाता है। ठीक है, और आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो पुलिसमैन्स टिप डिफॉर्मिटी आपको बेसिकली अर्ब्स पाल्सी में ही देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एबडक्शन स्प्लिंट हम लोग यूज़ करते हैं जो कि शोल्डर को एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ एल्बो को 90 डिग्रीज पे मेंटेन करके रखता है, फोरआर्म को सुपिनेशन में मेंटेन करके रखता है, और रिस्ट को कुछ डिग्रीज फ्लेक्स एक्सटेंशन में मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल PNF एक्सरसाइजेस करवाते हैं। मसल री एजुकेशन इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना कि या तो लॉस हो जाएगा या फिर मसल वीक हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ पेशेंट को ट्रिक मूवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रिक मूवमेंट क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन बाय द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस विद फ्लेक्सर्स टू अचीव शोल्डर एबडक्शन एंड एल्बो फ्लेक्शन। तो शोल्डर एबडक्शन और एल्बो फ्लेक्शन के लिए सब्स्टिट्यूट किससे करते हैं हम लोग? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, इसके साथ साथ सर्जरी होता है। सर्जरी में हम लोग टेंडन ट्रांसफर और सर्जिकल रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग क्लम्प्स पाल्सी। तो ये बेसिकली लीजन होता है आपका C8 और T1 रूट के लीजन के कारण। ये किस तरह का जो ये इंजुरी है ये कब होता है? ये बेसिकली एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर इंजुरी का, या फिर अगर मान लीजिए आपका बॉडी अगर आपके आर्म पे गिर जाता है तो उसके कारण भी क्लम्प्स पाल्सी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इंजुरी टू द 8th सर्वाइकल रूट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ ग्रिप और ग्रास्प बिकॉज ऑफ पैरासिस और पैरालिसिस ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर्स।
तो ग्रिपिंग मूवमेंट क्या हुआ, जैसे कि ग्लास को पकड़ते हैं ना, या फिर पेन को पकड़ते हैं, वो सब सारी चीज़ें ग्रिपिंग मूवमेंट में आती हैं, ठीक है। तो 8th सर्वाइकल रूट में अगर किसी भी तरह का इंजरी होता है तो ग्रिपिंग मूवमेंट या फिर ग्रास्पिंग मूवमेंट जो होता है उसमें लॉस हो जाता है, मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण पैरालिसिस या फिर पैरासिस या फिर पैरालिसिस जो होता है वो रिस्ट और फिंगर के जो फ्लेक्सस मसल हैं उनमें ये डेवलप होने के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर इन्वॉल्वमेंट इसका T1 रूट का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बेसिकली हैंड का जो इंट्रिंसिक मसल्स है उसमें भी पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका अगर सिम्टम्स, और भी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका एक और सिम्टम है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द बैक एंड द फ्रंट ऑफ इनर और मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। तो सेंसेशन का लॉस हो जाना कहाँ पे, बैक एंड फ्रंट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ हैंड में आपको फ्लैसिडिटी सीन होगा, साथ ही साथ क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिलता है। क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी भी आपको गूगल पे बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं पिक्चर्स ऐड करना भूल गया, ठीक है। चलिए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका भी सेम ट्रीटमेंट प्लान उसी की तरह होता है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, उसमें हम लोगों ने एबडक्शन स्प्लिंट का यूज़ किया था, इसमें हम लोग डायनामिक स्प्लिंट का यूज़ करते हैं, जो कि रिस्ट को और एमसीपी जॉइंट को फ्लेक्शन में मेंटेन करके रखता है, आईपी जॉइंट को स्लाइड फ्लेक्शन में मेंटेन करके रखता है, थंब को फ्लेक्शन में मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ ऑपोजिशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तीसरा आता है ब्रेकियल न्यूराइटिस, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रेकियल न्यूराइटिस, व्हाट हैपेंस इन द एक्यूट ब्रेकियल न्यूराइटिस। So in brachial neuritis there is acute episode of pain lasting up to 3 weeks, ठीक है, और more followed by the paralysis of muscles in the distribution of brachial plexus। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है, कब तक, 3 हफ्ते तक दर्द कभी कभी रहता है, साथ ही साथ, ठीक है, इसमें जो मसल्स का पैरालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कौन से मसल्स, ठीक है, तो वैसे मसल्स जिसका सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सस से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटियोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका ईटियोलॉजी है ट्रॉमा, इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, एलर्जिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर लंबर पंक्चर, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, टेम्पोरल आर्टेराइटिस, पॉली आर्टेराइटिस या फिर नोडोसा। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें मेनली कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंटीरियर इंटरोसियस नर्व एंड रेडियल नर्व, ठीक है। अगर मैं डायग्नोसिस के बारे में बात करूं तो मायोटोम और डर्माटोम का एग्जामिनेशन इसमें किया जाता है, साथ ही साथ इसमें कुछ इलेक्ट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें आ गया आपका नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, MRI, ये सब सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट प्लान भी ठीक उसी के जैसा जो हम लोगों ने अभी तक देखा, कुछ उसी हद तक का ट्रीटमेंट प्लान होगा। इसमें हम लोग पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, स्प्लिंट प्रोवाइड करते हैं, जिस भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से हम लोग स्प्लिंट प्रोवाइड करते हैं। दवाई में एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह चलता है, साथ ही साथ पेशेंट को रिलैक्स पैसिव मूवमेंट करवाया जाता है, मसल एजुकेशन प्रोग्राम करवाया जाता है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाया जाता है, ठीक है। लास्ट आ जाता है रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका ईटियोलॉजी क्या होगा, इसका ईटियोलॉजी है आपका क्या, रेडिएशन, ठीक है। चलिए, यूजुअली द ऑनसेट इज डिलेड आफ्टर रेडिएशन बट सिम्टम्स डेवलप इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है, पेन, पैरेस्थीसिया, पैरासिस और पैरालिसिस ऑफ द इनर्वेटेड मसल्स ऑफ द इंज्योर्ड नर्व। तो जो भी नर्व इंज्योर होगा उसमें उसके कारण पेन, पैरेस्थीसिया, पैरासिस या फिर पैरालिसिस आपको देखने को मिलेंगी। डायग्नोसिस में भी सेम EMG और NCV आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्व इंजुरी, ठीक है, तो देखिए पेरिफेरल नर्व अगर मैं बात करूं तो ऑल टोटल अगर स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ मेनली हम लोग 4 नर्व्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व और सियाटिक नर्व, ठीक है। चलिए, अल्नर नर्व के कारण आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। अल्नर नर्व के कारण आपको देखने को मिलेगा अल्नर पैराडॉक्स, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, टार्डीज अल्नर नर्व पाल्सी। अगर आपको अल्नर नर्व पे या फिर इन चारों नर्व पे से किसी भी नर्व पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं भी आने वाले टाइम पे उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फीमोरल नर्व का भी इंजरी होता है, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं होता है, ठीक है। तो फीमोरल नर्व ज़्यादातर कहाँ सप्लाई करता है,
क्वाड्रिसेप में सप्लाई करेगा तो उसका वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नर्व्स ही लेकर के रखा है। ठीक है, चलिए रेडियल नर्व इंजरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रिस्ट ड्रॉप, हुइचिकर साइन, ठीक है, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी। ठीक है, क्रच पाल्सी में विच इन्वॉल्व्स ट्राइसेप्स एंड द ऑल डिस्टल मसल्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपको, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है कि मोटर वीकनेस ऑफ ऑल द एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट, फिंगर्स एंड थंब एंड सेंसरी लॉस ओवर द डॉर्सम ऑफ द थंब। तो मोटर वीकनेस आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्सटेंसर्स ऑफ द थंब, फिंगर्स एंड रिस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं सेंसेशन की बात करूँ तो वो कहाँ पे लॉस होगा? तो थंब के डॉर्सम साइड में सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और इसमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं रेडियल नर्व इंजरी में? वीकनेस ऑफ ऑल द रिस्ट एंड द एमसीपी जॉइंट एक्सटेंसर्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं विच इज़ सुपरफिशियल क्यूटेनियस रेडियल नर्व इंट्रैपमेंट। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली सर्जिकल रिलीज होता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है मीडियन नर्व इंजुरी। इसमें आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है वीडियो में, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं ब्रेकियल प्लेक्सस का भी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब इसमें कुछ कुछ टेस्ट होता है, जैसे कि फैलेंस टेस्ट हो गया, मॉडिफाइड फैलेंस टेस्ट हो गया, वाइब्रेटरी टेस्ट हो गया, टर्निकेट टेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। ये जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही असेसमेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी में और कौन सा चीज़ें देखने को मिल सकता है आपको? तो एंटीरियर इंटरोसियस सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। चौथा और जो लास्ट नर्व है वो है आपका सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व के कारण सबसे जो मोस्ट कॉमन इशू है, प्रॉब्लम है, वो है आपका साइटिका। साइटिका के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे मेरे, वो भी वीडियो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ सियाटिक नर्व के इंजरी के कारण फुट ड्रॉप भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए साइटिक नर्व जो होता है वो बेसिकली 2 नर्व से बनता है, राइट। एक होता है टिबियल नर्व और एक होता है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो बेसिकली फुट ड्रॉप जो होता है वो पेरोनियल नर्व की इंजरी के कारण डेवलप होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो 4 पेरिफेरल नर्व इंजरी है उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।